जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल DOI स्टडी हब में। मैं पंकज सरस्वती एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, हमने लास्ट क्लास में अपने एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक अरस्तु को कवर किया था। उससे पहले हम लोग प्लेटो, कन्फ्यूशियस को कवर कर चुके हैं। आज जो हमारा अगला टॉपिक है उसका नाम है मैकियावेली। वेस्टर्न पॉलिटिकल थिंकर में बहुत इंपॉर्टेंट थिंकर ये माने जाता है मैकियावेली। मैकियावेली को बेसिकली मॉडर्न पॉलिटिकल साइंस का जनक, फादर भी बोला जाता है। तो ही इज बेसिकली नोन एज अ फादर ऑफ मॉडर्न पॉलिटिकल साइंस। फादर ऑफ पॉलिटिकल साइंस अरस्तु, फादर ऑफ मॉडर्न पॉलिटिकल साइंस मैकियावेली। तो कई बार क्वेश्चन ये दिमाग में आता है, पेपर में आए ना आए पर दिमाग में आता है कि मैकियावेली को मॉडर्न पॉलिटिकल साइंस का फादर क्यों बोला जाता है। तो इसका एक बहुत अच्छा आंसर ये है कि मैकियावेली वाज द रीजन बिहाइंड द पुनर्जागरण इन इटली। इटली में जो पुनर्जागरण हुआ था वो मैकियावेली ने किया था। यानी कि एक बहुत बड़ा उन्होंने एक आंदोलन छिड़वा दिया था अपने विचारों से इटली के अंदर, जिसके बाद इनको मॉडर्न पॉलिटिकल साइंस का फादर कहा जाने लगा। बेसिक चीज इनकी हम लोग कवर करते हैं। सबसे पहले इनका नाम मैकियावेली, जन्म इनका 3 मई 1469 को हुआ। डेथ इनकी 21 जून 1527 में हुई। जन्म इनका इटली के फ्लोरेंस शहर में हुआ। कहाँ हुआ? इटली के फ्लोरेंस शहर में, इटली में। ठीक है, देखिए इनके बारे में सबसे इंपॉर्टेंट जो बात जानने वाली है वो ये है दोस्तों कि मैकियावेली के समय या किसी भी विचारक के समय, मैं सिर्फ मैकियावेली की बात नहीं कर रहा, हम बात अरस्तु, प्लेटो, कन्फ्यूशियस, महात्मा गांधी, रविंद्रनाथ टैगोर और सावरकर या कोई भी आप तो दुनिया से किसी भी एक अच्छे विचारक को उठा लीजिए, उनके विचारों पर जो प्रभाव पड़ता है वो प्रभाव पड़ता है कि जिस सिचुएशन में वो पले बड़े हैं या जिस सिचुएशन में वो रह रहे हैं वो सिचुएशन उनके विचारों को बहुत ज़्यादा प्रभावित करती है। सेम सिचुएशन मैकियावेली के साथ है। मैकियावेली के साथ सिचुएशन ऐसी थी जो कभी दुनिया में देखी नहीं गई। उनके समय पे एक धर्म युद्ध चल रहा था, उनके समय पे एक बहुत बड़ा बदलाव चल रहा था। लोग दुखी हो चुके थे, लोग बहुत ज्यादा परेशान थे। किन चीजों से परेशान थे, क्या बदलाव चल रहा था, उन सब चीजों को समझते हुए मैकियावेली ने अपने विचारों को प्रस्तुत किया। इसीलिए क्योंकि ये सब कुछ नया था, ऐसा कभी कुछ हुआ नहीं पहले, ये सब कुछ नया था, इसी वजह से मैकियावेली को अपने समय का शिशु, चिल्ड्रन, बच्चा भी कहा गया है। क्वेश्चन आपको कई बार आया हुआ है कि हु कॉल्ड द चाइल्ड फॉर मैकियावेली। मैकियावेली को अपने युग का शिशु किसने कहा? प्रोफेसर डर्निंग ने कहा। इन सब चीजों को हम लोग आगे चल के कवर करेंगे। अभी हम इनके बारे में कुछ बेसिक बातें समझ लेते हैं। क्या है बेसिक बातें? कि मैकियावेली कहाँ के रहने वाले थे? मैकियावेली इटली के रहने वाले थे। अभी मैं व्हाइट बोर्ड का यूज नहीं करने वाला हूँ, मैं आपको सिर्फ बातों में चीजें समझाने वाला हूँ कि मैकियावेली जो थे वो इटली के रहने वाले थे। इटली में कहाँ के रहने वाले थे? फ्लोरेंस के। मैकियावेली का जब जन्म हुआ तो उस समय इटली में एक धर्म जागरण युद्ध चल रहा था। उस समय इटली के अंदर एक जो शासन था वो किसी व्यक्ति या किसी विशेष का ना होकर वो चर्च का शासन था। चर्च को कंट्रोल कौन करता था? फादर, पोप कंट्रोल करते थे। तो पोप चर्च को कंट्रोल करते थे, चर्च राजा को कंट्रोल कर रही थी, राजा प्रजा को कंट्रोल कर रही थी। तो कुल मिला के क्या था? कुल मिला के जो शासन था वो किसका था? चर्च का था, पोप का था। तो यहाँ से मैकियावेली की शुरुआत होती है। मैकियावेली अपने विचारों के अंदर विरोध करते हैं, बहुत ज्यादा कठोर तरीके से विरोध करते हैं चर्च का, पोप का। वो कहते हैं चर्च हो या पोप हो एक ही बात है। मैं चर्च बोल रहा हूं, पोप बोलूं, दोनों एक ही हैं। चर्च किसके अंडर है? पोप के अंदर है। पोप ने अपने आप को ही भगवान मान लिया और अपने अकॉर्डिंग उन्होंने इटली के साथ साथ पूरे यूरोप के अंदर अपने हिसाब से चीजों को बदलना स्टार्ट किया। ये समय था, ये जो युग था, इस समय पे 14वीं-15वीं शताब्दी में इस समय पर इटली इस समय पे यूरोप के अंदर 2 देश बहुत ज्यादा स्ट्रांग हुआ करते थे। एक ब्रिटेन जो शुरू से ही स्ट्रांग रहा है, दूसरा फ्रांस। तो जो पोप था, जो चर्च था, उनका क्या होता था? पूरे यूरोप के ऊपर चर्च का शासन था। तो चर्च क्या करती थी? चर्च ब्रिटेन और फ्रांस दोनों के ऊपर अपने अधिकार को जमाती थी। और क्योंकि वो दोनों बहुत शक्तिशाली राज्य थे तो चर्च के द्वारा उनको भड़काया जाता था। और भड़काने के बाद क्या होता था कि फ्रांस या ब्रिटेन छोटे छोटे यूरोप के देशों को, जिसके अंदर इटली भी है, उनको दुखी करते थे, उनके ऊपर उत्पीड़न करते थे, उनको परेशान करते थे और उनसे अधिक से अधिक मात्रा में उनको एक्सप्लॉइट करने की कोशिश करते थे। और ये सब किसके कहने पर था? ऑब्वियसली पोप के कहने पर होता। तो ये सारी की सारी बातों ने मैकियावेली के मन पर एक बहुत अधिक प्रभाव डाला। उनको समझ में आ गया कि यहाँ पे सरकार नाम की कोई चीज नहीं है। यहाँ पे सरकार का मतलब एक व्यक्ति से है जिसने अपने आप को सरकार और भगवान से भी ऊपर रखा है। ही नेवर सपोर्टेड पोप एंड ही नेवर उन्होंने कभी उसको अपोज भी नहीं किया चर्च को। उन्होंने चर्च को तो बोला ओके, यदि चर्च को पोप ना चलाए तो चर्च इज फाइन, लेकिन क्योंकि पोप ने अपना अधिकार जमा रखा है एंड ही इज एक्टिंग लाइक अ गॉड, इसलिए उन्होंने चर्च और पोप दोनों का ही खुलकर विरोध किया।
उम्मीद है मेरे को आपको ये वाली बात समझ में आई होगी। उनका मैकियावेली का अपने विचारों में एक ही मकसद था, ही जस्ट वांटेड टू यूनाइटेड ऑफ द इटली। इटली 5 भागों में बटा हुआ था जिनमें से एक फ्लोरेंस था। वो चाहते थे कि 5 भागों को इकट्ठा किया जाए और 5 भागों से मिला के इटली को स्ट्रॉन्ग बनाया जाए। यदि इटली स्ट्रॉन्ग होगा तो ब्रिटेन और फ्रांस का इटली के ऊपर कंट्रोल नहीं होगा। यदि ब्रिटेन और फ्रांस इटली के ऊपर अपना कंट्रोल नहीं कर पाएंगे तो कहीं ना कहीं पोप चर्च जो है वो इटली के अंदर कमजोर पड़ जाएगा। तो ये सभी विचार थे मैकियावेली के। इन सब विचारों को हम लोग पुनर्जागरण का काल भी कहते हैं कि पुनर्जागरण का काल लेके आने ही वाले ही मैकियावेली थे। मैकियावेली ने लोगों की बातें रखी हैं, लोगों के प्रॉपर्टी की बातें रखी हैं, लोगों को किस क्या क्या चीजें चाहिए सरकार से वो बातें रखी हैं, सरकार को क्या करना चाहिए व्यक्तियों के लिए वो बातें रखी हैं। ये सभी बातें मैकियावेली ने अपने विचारों में पूरी तरीके से क्लियर की है। तो देखिए हम लोग एक बेसिक बात पहले समझ लेते हैं। देखिए व्हेन मैकियावेली वाज बोर्न, मैकियावेली को मैं शॉर्ट में यहाँ पे मैकियावेली को एम भी लिख देते हैं। तो दैट व्हेन द मैकियावेली वाज बोर्न, जब मैकियावेली का जन्म हुआ, इट वाज द टाइम ऑफ चेंज इन द आइडियोलॉजी ऑफ द सोसाइटी, राइट। तो इट वाज द टाइम ऑफ चेंज which kind of change in ideology। मैकियावेली के समय पे एक विचारधारा का अंत हो रहा था, एक विचारधारा की शुरुआत हो रही थी। कहीं ना कहीं पोप और चर्च हावी हो चुके थे पूरे यूरोप के अंदर और यूरोप पे उन्हीं का राज चल रहा था और अपने अकॉर्डिंग जो पोप था वो सारे के सारे कामों को अंजाम दे रहा था। यहाँ तक की बात आपको क्लियर है। पहला पॉइंट इनका हो गया कि मैकियावेली के समय पे क्या हुआ, टाइम ऑफ चेंज इन आइडियोलॉजी। दूसरी बात बोलते हैं, दूसरी बात आपको जो समझनी है वो ये है कि यूरोप है कहाँ। लेट सपोज, बहुत अच्छी ड्राइंग तो नहीं है मेरी, मैं एक कुछ समझाने की कोशिश करता हूं आपको। देखिए मान लीजिए, दोबारा कोशिश करते हैं। देखिए मान लीजिए ग्लोब है, ग्लोब 4 हिस्सों में बटा हुआ है। नॉर्थ, साउथ, ईस्ट और वेस्ट। ओके, ईस्ट के अंदर क्या है, एशिया है, क्लियर है। नॉर्थ वाली लाइन पे, इस लाइन के ऊपर कौन है, इस लाइन के ऊपर यूरोप है। यहां तक की बात क्लियर है। तो यूरोप और एशिया, इन दोनों को जो डिवाइड करता है, यानी कि यहां पे एक पहाड़ियां हैं, यहाँ पे एक माउंटेन है विच डिवाइड द यूरोप फ्रॉम द एशिया। क्लियर है मेरी बात। एक माउंटेन, द माउंटेन विच डिवाइड द यूरोप फ्रॉम द एशिया इज नोन एज यूरल माउंटेन। यूरल माउंटेन डिवाइड द एशिया फ्रॉम द यूरोप। देखिए ये यूरोप है, ये एशिया है, ये वो माउंटेन है, इसका नाम है यूरल। किसी भी कंट्री की सिचुएशन को समझने के लिए हमारे लिए जरूरी है कि हम उस कंट्री की ज्योग्राफिकल कंडीशन को पहले समझें। तो ज्योग्राफिकल कंडीशन आपको यहाँ तक समझ में आ गई कि यूरोप के अंदर तमाम देश हैं, यूरोप के अंदर बहुत सारे कंट्रीज हैं जो अपने अपने अकॉर्डिंगली काम करते हैं। बट हम लोग बात क्यों कर रहे हैं इटली की। तो इटली कहाँ पर है, वेयर द इटली इज एक्चुअली लोकेटेड। इटली जो है वो यूरोप के साउथ ईस्ट में लोकेटेड है। साउथ ईस्ट ये हिस्सा हो गया, क्लियर है मेरी बात। इटली कहाँ पर है, इटली इज इन दी, Italy is in the southeast part of Europe। क्लियर दोस्तों कि इटली जो है वो यूरोप के साउथ ईस्ट पार्ट में है और जो यूरोप और एशिया को डिवाइड करते हैं उस माउंटेन का नाम है यूरल माउंटेन। यहां तक की बात आपको समझ में आई होगी। उसके बाद जो मैकियावेली का जो काल था, मैकियावेली का जो एरा था, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, क्या कहते हैं उसको, पुनर्जागरण का एरा। मैकियावेली इन द सेंस, मैकियावेली इज इक्वल टू पुनर्जागरण। इस बात को आप ध्यान से समझिए।
मैकियावेली का मतलब है पुनर्जागरण का। पुनर्जागरण का मतलब मैकियावेली के विचारों ने ही पुनर्जागरण को जन्म दिया। मैकियावेली का जन्म पुनर्जागरण में नहीं हुआ, उसके विचारों से पुनर्जागरण का जन्म हुआ। उसने पोप की प्रथा का, उसने चर्च की प्रथा का विरोध किया और अपने विचारों से इस प्रकार से विरोध किया कि वो विरोध जो है पूरी दुनिया में, पूरे यूरोप में फैल गया। और यूरोप में फैलने के बाद उसका हर जगह विरोध होने लगा और धीरे धीरे करके उसके विचारों ने यूरोप के अंदर बहुत सारे देशों में अलग अलग कॉन्स्टिट्यूशन को जन्म दिया, अलग अलग तरीके से वहां पे सरकारों ने अपना शासन आरंभ किया। तो मैकियावेली का कार्य क्या था? पुनर्जागरण का काल था। उसके बाद क्या था कि पोप वाज द मेन इन मैकियावेली काल पे क्या था? ड्यूरिंग हिज एरा, देखिए समझिए, ड्यूरिंग द एरा ऑफ मैकियावेली, पोप का मतलब चर्च, was the main ruler। क्लियर दोस्तों यहां तक की बात कि मैकियावेली के काल में जो चर्च थी, जो पोप था, जो मैंने आपको थोड़ी देर पहले समझाया था, वो मेन रूलर था। उसके हिसाब से पूरे के पूरे शासन व्यवस्था चलती थी, उसके हिसाब से राजाओं को काम करना पड़ता था। उसने पूरी तरीके से कंट्रोल कर रखा था हर राज्य के राजाओं को। उसने अपने धर्म के विचारों से उनको बांधा हुआ था। यहां तक की बात क्लियर है? ओके। उसके बाद बात करते हैं पोप रूल पोप रूल इन द यूरोप। पूरे यूरोप के अंदर पोप का शासन था, लेकिन यूरोप के अंदर जो सबसे स्ट्रॉन्ग कंट्री थे, द स्ट्रॉन्ग कंट्री इन यूरोप was ब्रिटेन एंड फ्रांस। ब्रिटेन और फ्रांस उस समय पे सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग कंट्री थे। ठीक है, अब देखिए आप यहां पे बात को समझिए, पोप कैसे शासन कर रहा था लोगों के ऊपर। पोप के शासन करने का तरीका क्या था? फार्मर। बात को समझना आप, मैंने बात करी फार्मर, ठीक है। फार्मर यानी कि किसान। किसान किसके अंडर था? सामंत के अंदर था, फ्यूडल के अंडर था। फ्यूडल यानी कि सामंत प्रथा के अंदर था। जो बड़े किसान थे उनका छोटे किसानों के ऊपर शासन था। ठीक है, सामंत किसके अंडर काम कर रहे थे? बात को समझना आप, यहाँ पे सामंत किसके अंडर बात कर रहे थे? वो काम कर रहे थे किंग के अंडर, यानी कि जो किंग ने रूल बना दिए वो सामंत सभी रूल्स को मानेंगे। अब मुद्दा था कि किंग किसके अंडर काम कर रहा था? तो किंग किसके अंडर काम कर रहा था? वो था पोप। तो इनडायरेक्टली पोप ने फार्मर को कंट्रोल किया, इनडायरेक्टली पोप ने फ्यूडल को कंट्रोल किया और डायरेक्टली पोप ने किंग को कंट्रोल किया। उम्मीद कर रहा हूं आपको ये वाली बात समझ में आई होगी। गुड। देखिए यहां पर पोप का कितना डायरेक्ट या इनडायरेक्ट कितना कंट्रोल था अपने सोसाइटी के ऊपर, अपने राज्य के ऊपर, कि पोप ने किंग के थ्रू फ्यूडल यानी कि जो सामंतवादी लोग थे, बड़े किसान थे या जो सोसाइटी के बड़े धनिक व्यक्ति थे, किंग के थ्रू उनको कंट्रोल किया। उन्होंने फार्मर को कंट्रोल किया। फार्मर तो ऑटोमेटिकली पब्लिक को कंट्रोल कर ही रहे हैं अपने खाने पीने के अकॉर्डिंग। आज हमारे देश में भी तो फार्मर ही पूरा कंट्रोल कर रहे हैं। सारे दिल्ली के रास्ते बंद है आने जाने के, तो फार्मर ने कंट्रोल कर ही रखा है ना। तो यहाँ पे क्या था, पोप ने इस तरीके से अपना कंट्रोल, अपना वर्चस्व जो है वो बना के रखा अपनी सोसाइटीज के अंदर। ठीक है, उसके बाद हम लोग बात करते हैं कि इनको मॉडल पॉलिटिकल साइंस का फादर किसने कहा। ये क्वेश्चन आपका बहुत आया हुआ है। हु सेड, क्वेश्चन है आपका, हु सेड दैट मैकियावेली इज फादर ऑफ मॉडर्न पोल साइंस। Who said that Machiavelli is the father of modern political science? इसका आंसर है, इसका आप नोट कर लीजिएगा, ये क्वेश्चन आपका बहुत रिपीटेड है। इसका आंसर क्या है जी? बहुत से बच्चों को पता होगा, नहीं पता तो आप इसको लिख लीजिए। इसका आंसर है मैक्सी। मैक्सी was the person who said that Machiavelli is the father of modern political science। क्यों थे वो मॉडर्न पॉलिटिकल साइंस के फादर? मैंने आपको थोड़ी देर पहले एक्सप्लेन किया। He was the father of modern political science because उन्होंने पुनर्जागरण को अपने विचारों से जन्म दिया और उससे पहले ऐसा कुछ भी नहीं था।
बात समझ रहे हैं? उनके समय पर ही ये चर्च और पोप का राज बहुत ज्यादा बढ़ गया था, तो उन्होंने अपने विचारों से इनको खत्म करने का प्रयत्न किया। इसको हम लोग मॉडर्न पॉलिटिकल साइंस भी कहते हैं, इसको हम लोग पुनर्जागरण का काल भी कहते हैं। मैं उम्मीद कर रहा हूं आपको मेरी बात समझ में आ रही होगी। ओके, मॉडर्न पॉलिटिकल साइंस के फादर कौन है? मैकियावेली। किसने कहा? मैक्सी ने कहा। अब सबसे इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन बहुत आता है वो ये है कि हु सेड, बहुत रिपीटेड क्वेश्चन है दोस्तों ये, हु सेड दैट मैकियावेली इज चाइल्ड ऑफ हिज एरा? बताइए, ये किसने कहा मैकियावेली जो है वो अपने शासन के, अपने एरा के चाइल्ड हैं, बच्चे हैं, अपने काल के शिशु हैं? किसने कहा? इसका आंसर है प्रोफेसर डनिंग। आप इसको दोस्तों अच्छे से नोट कीजिएगा, प्रोफेसर डनिंग। और पिछले पेज पर मैक्सी, आप इसको अच्छे से नोट कीजिएगा, ठीक है? ओके, तो हु सेड मैकियावेली इज द चाइल्ड ऑफ हिज एरा? हु सेड? प्रोफेसर डनिंग। और हु सेड मैकियावेली इज द फादर ऑफ मॉडर्न पॉलिटिकल साइंस? मैक्सी। यहां तक की बात आपको समझ में आई दोस्तों? उसके बाद हम लोग बात करते हैं कि मैकियावेली ने किस प्रकार के राजा की बात करी, यानी कि मैकियावेली, जैसे अभी तक अरस्तु के राजा की बात करी, अलग अलग प्रशासन की बात करी अरस्तु ने, प्लेटो ने अपने हिसाब से राजा की बात करी, कन्फ्यूशियस ने अपने हिसाब से राजा की बात करी। यहाँ पे मैकियावेली किस प्रकार के राजा की बात करता है? देखिए, मैकियावेली बोलता है द किंग, बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत क्वेश्चन इस पे से आए हुए हैं, किंग शुड बी क्लेवर लाइक फॉक्स। तो यहां पे मैकियावेली कहते हैं किंग शुड क्लेवर लाइक अ फॉक्स एंड he should brave like a lion। देखिए यहां पर उन्होंने दोनों बात रखी है। वो कह रहे हैं कि जो राजा है वो चालाक होना चाहिए एक लोमड़ी की तरह और बहादुर होना चाहिए एक शेर की तरह, तभी वो अपने राज्य को लेकर चल पाएगा। वो राजा को बहुत साफ बोलते हैं कि राजा जो है वो कभी भी इमोशनल ना हो। उन्होंने अपने राजा को इमोशनल बिल्कुल नहीं बोला। उन्होंने बोला है राजा के अंदर एक गुण होना चाहिए, क्या? लोगों को सजा देने का। ये उन्होंने गुण माना है कि राजा जब तक सजा देने की काबिलियत नहीं रखेगा, राजा अपने राज्य को अच्छे से नहीं चला पाएगा। परंतु उन्होंने अपने राजा को क्रूर नहीं बोला एक बार भी कि मेरा राजा क्रूर नहीं है। राजा क्या है कि राजा को आना चाहिए कि जब जरूरत पड़े तो लोगों को सजा दे पाए। ये ना हो कि मैं सजा देने में सोचे या नहीं कर पाए, या मैं ये करूंगा या मैं ये कर देता हूं या मैं वो ऐसा नहीं। राजा का मतलब है जिसको पावर चलाने आती हो। वो कभी भी इमोशनल राजा के सपोर्ट नहीं करता। वो कहता राजा हमेशा चालाक होना चाहिए लोमड़ी की तरह, तेज और बहुत ज्यादा बहादुर होना चाहिए शेर की तरह। साथ साथ वो ये भी बात करते हैं कि जो उनका राजा है, जो मैकियावेली का राजा है, वो बहुत ज्यादा एक तो इमोशनल, जो हम बोल चुके इमोशनल ना हो, वो खुद धर्म को ना माने, वो खुद धर्म के झंझटों में ना पड़े, परंतु यदि प्रजा धर्म को मान रही है, प्रजा उसके अगर चर्च को फॉलो करे, कुछ भी करे, तो वो उसको रोके ना। यदि राजा प्रजा को धर्म मानने से रोकेगा, प्रजा को उनके धर्म को मानने से रोकेगा, तो कहीं ना कहीं जो प्रजा है वो राजा के खिलाफ खड़ी हो जाएगी। इसलिए उसने बैलेंस बनाया है, चर्च और प्रजा दोनों के बीच में उसने एक बैलेंस बनाने की कोशिश करी है। उस बैलेंस को उसने किस प्रकार से एग्जाम्पल दे के समझाया है? उसने बोला है कि द किंग शुड बी क्लेवर लाइक अ फॉक्स एंड शुड बी ब्रेव लाइक अ लॉयन। उसी के साथ साथ उसने जब अपने ह्यूमन बींग्स की बात करी है तो वो बोलता है ह्यूमंस आर लाइक, क्या लगता है कि अब वो ह्यूमन की क्या बात करता होगा? उसका व्यक्ति बहुत ज्यादा समझदार तो नहीं है जब वो चर्च को फॉलो कर रहा है उसका व्यक्ति, और चर्च का मैकियावेली कट्टर विरोधी है, और व्यक्ति उसके जो राज्य के नागरिक हैं वो चर्च को फॉलो कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं वो अपने राज्य के नागरिकों को तुलना करता है राज्य के नागरिकों की किससे? जानवरों से। ह्यूमंस आर लाइक एनिमल्स। अब बात को समझे तो यहां पर दोनों तीनों तरीके की बात वो करता है। देखिए किंग की बात करता है, किंग शुड
क्लेवर लाइक अ फॉक्स एंड ब्रेव लाइक अ लॉयन। फिर वो बोलते हैं ह्यूमंस आर लाइक एनिमल। एनिमल कैसे? ह्यूमंस आर लाइक एनिमल बाय नेचर। ये बात आपको समझनी पड़ेगी। वो जानवर नहीं है, लेकिन उनका जो नेचर है, उनकी जो प्रकृति है, वो जानवरों वाली है। क्यों? एक चीज को मानेंगे तो उसको मानते रह जाएंगे। अगर एक धर्म को फॉलो कर लिया तो उसमें अंधविश्वास करना स्टार्ट कर देंगे, फिर उसी को फॉलो करते रहेंगे। तो कहीं ना कहीं उसने अपने व्यक्तियों को जानवरों से, उनके नेचर को जानवरों से तुलनात्मक तरीके से उसका अध्ययन करके समझाने का प्रयत्न किया है। ठीक है, अब सबसे इंपॉर्टेंट जो हम लोग बात करेंगे मैकियावेली की, वो हम लोग बात करेंगे उसके वर्क की। द वर्क ऑफ मैकियावेली। वर्क ऑफ मैकियावेली का मतलब होता है उसके द्वारा लिखी गई रचनाएं। सबसे इंपॉर्टेंट, द मोस्ट इंपॉर्टेंट, कलर चेंज करके इसको समझेंगे। द प्रिंस। समझिए इसको। सबसे इंपॉर्टेंट जो उसका वर्क था वो था द प्रिंस। अब द प्रिंस के ऊपर भी एक मैं अगर आपको बात समझाऊं तो द प्रिंस उन्होंने कब लिखी, क्या था द प्रिंस के अंदर, तो इसको समझने की कोशिश कीजिए। द प्रिंस उन्होंने लिखी 1513 में। कब लिखी? 1513 में। ठीक है, और मैकियावेली का अगर आप उसका अगर जीवन काल देखेंगे तो मैकियावेली की जो डेथ होती है वो हो जाती है 1527 में, और उन्होंने द प्रिंस कब लिखी? 1513 में। ठीक है, लेकिन ये पब्लिश नहीं हुई। ये पब्लिश कब हुई? 1532 में, यानी कि ये पब्लिश हुई है मैकियावेली के भी मृत्यु के बाद। ठीक है, मैकियावेली की सबसे इंपॉर्टेंट जो बुक थी द प्रिंस, जिसके अंदर उन्होंने अपने राजा का वर्णन किया है, अच्छे से उसको एक्सप्लेन किया है, वो लिखी गई थी 1513 में, परंतु वो पब्लिश होती है 1532 में, यानी कि उनकी भी डेथ के बाद उसको पब्लिश किया गया है। देयर वर समझिए इस बात को, there were 26 chapters in his work, in his book। क्या नाम था बुक का? द प्रिंस। 26 चैप्टर हैं द प्रिंस के अंदर, जिनको उन्होंने 3 भागों में विभाजित किया है। 26 के 26 चैप्टर जो हैं वो डिवाइडेड है इनटू 3 पार्ट्स। 26 chapters divided into 3 parts। ठीक है, 26 चैप्टर को उन्होंने 3 भागों में विभाजित किया है। वो 3 भाग आप समझिए कौन से हैं। वो 3 भाग हैं, 3 parts of 26 chapters are, पहला है तीन जो पार्ट्स हैं 26 चैप्टर्स के, उनमें है मोनार्की यानी कि राजतंत्र। ठीक है, दूसरा है आर्मी, और तीसरा है पॉलिटिकल थॉट। उम्मीद कर रहा हूं आपको यहां तक की बातें समझ में आई होंगी। देखिए, हमने अभी तक मैकियावेली के बारे में क्या क्या पढ़ा, आप सबसे पहले तो उसको जानिए। सबसे पहले हम लोगों ने बात करी मैकियावेली की बेसिक चीज हमने कवर करी। मैकियावेली का जन्म कब हुआ? 3 मई 1469,
डेथ हुई उनकी 21 जून 1527। कहाँ हुई उनका जन्म, कहाँ हुआ? फ्लोरेंस में, इटली में। क्लियर है? अगला, मैकेवली जो है द टाइम ऑफ चेंज इन द आइडियोलॉजी, यानी कि जब मैकेवली का जन्म हुआ उस वक्त एक आइडियोलॉजी में, एक विचारधारा में परिवर्तन का समय चल रहा था यूरोप के अंदर। ठीक है, तो सबसे पहले हमने समझा कि इटली है कहाँ पे, इटली प्रेजेंट कहाँ है। तो इटली को हमने क्या समझा कि इटली इज इन द पार्ट, साउथ ईस्ट पार्ट ऑफ द यूरोप। यूरोप कहाँ है? इज नेवर आइलैंड ऑफ द एशिया, और दोनों को डिवाइड कौन करता है? यूरोल के माउंटेन्स। यहां तक की बात आपको समझ में आई होगी। मैकेवली बोलो या पुनर्जागरण बोलो, एक ही बात है, क्योंकि मैकेवली ने अपने विचारों से पुनर्जागरण का एक आंदोलन चलाया। तो अगर मैकेवली पुनर्जागरण का आंदोलन नहीं चलाते तो मैकेवली का जो काल था इसको हम लोग डार्क एज भी कहते हैं। क्लियर है वाली बात? इसको हम अभी आने वाले थोड़ी देर में समझेंगे। तो आप सबसे पहले बात समझे, मैकेवली मीन्स पुनर्जागरण। उसके बाद ड्यूरिंग द एरा ऑफ मैकेवली किसका शासन था? पोप का, यानी कि चर्च का। ही वॉज द मेन रूलर। सारे के सारे जो किंग थे दे वर अंडर द पोप। यहां पे मैं लिख देता हूं इस टाइम पे, ऑल द किंग वॉज अंडर द पोप। इस चीज को आप हाईलाइट कर लीजिए। ओके, उसके बाद हम लोग बात करते हैं कि स्ट्रॉन्ग कंट्री इन यूरोप वाज ब्रिटेन एंड फ्रांस। उस समय पे जो यूरोप के अंदर सबसे शक्तिशाली देश थे वो ब्रिटेन और फ्रांस थे। ठीक है, जिनके अकॉर्डिंगली यूरोप चलता था। उसके बाद बात करते हैं कि किस प्रकार से पोप ने पूरे के पूरे शासन व्यवस्था को अपने कंट्रोल में किया था। फार्मर वॉज अंडर द फ्यूडल, यानी किसान जो थे वो सामंतों के अधीन थे। फ्यूडल वॉज अंडर द किंग, सामंत जो थे वो राजा के अधीन थे। एंड द किंग डायरेक्टली वॉज अंडर द पोप, जो राजा था वो प्रत्यक्ष रूप से पोप के अधीन था। तो फार्मर भी पोप के अधीन हो गए अप्रत्यक्ष, इनडायरेक्टली। फ्यूडल भी पोप के अधीन हो गए अप्रत्यक्ष, इनडायरेक्टली। बट जो किंग है वो डायरेक्टली, यानी कुल मिला के जो शासन है वो किसका है? पोप का है। उसके बाद मैंने दो क्वेश्चन आपके कवर कराए। हु सेड मैकेवली इज द फादर ऑफ मॉडर्न पॉलिटिकल साइंस? मॉडर्न क्यों? मॉडल आधुनिक विचार क्यों? क्योंकि वो एक डार्क एज थी, डार्क एरा था, उससे निकल के उन्होंने एक पुनर्जागरण को स्थापित किया, एक नई आइडियोलॉजी को उन्होंने बनाया और अपने विचारों से एक आंदोलन खड़ा किया। तो उनको बोला गया द फादर ऑफ मॉडर्न पॉलिटिकल साइंस। किसने बोला? मैक्सी ने। अगला बहुत इंपॉर्टेंट था, हु सेड मैकेवली इज द चाइल्ड ऑफ हिज एरा? ये बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है। किसने कहा? प्रोफेसर डेनिंग ने इस बात को रखा कि ही इज द चाइल्ड ऑफ हिज एरा। क्यों? क्योंकि इससे पहले डार्क एज था ही नहीं, इससे पहले पुनर्जागरण की किसी ने बात करी नहीं। तो डार्क एज की बात करें या पुनर्जागरण की बात करें, किसने इसको स्टार्ट किया? मैकेवली ने स्टार्ट किया। इसलिए मैकेवली को अपने काल का, अपने समय का शिशु, चाइल्ड भी कहा गया है। उसके बाद बात करते हैं, किंग शुड बी क्लेवर लाइक अ फॉक्स एंड ब्रेव लाइक अ लॉयन। राजा लोमड़ी की तरह चालाक तथा शेर की तरह बहादुर होना चाहिए, ये बात रखी मैकेवली ने। उन्होंने अपने ह्यूमंस को, ह्यूमंस आर लाइक एनिमल्स, लेकिन एनिमल्स कैसे? बाय नेचर, शरीर से नहीं, अपने नेचर से सारे के सारे जो लोग हैं वो एनिमल की तरह बिहेव करते हैं। ये किसका कहना था? ये कहना था मैकेवली का। क्वेश्चन इस पे भी कई बार आता है। ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट बात करेंगे हम वर्क ऑफ मैकेवली, द प्रिंस। उन्होंने द प्रिंस लिखी, जिसके अंदर कितने चैप्टर थे? जिसके अंदर कुल 26 चैप्टर थे, जिनको 3 भागों में विभाजित किया गया। 26 चैप्टर इन हिज बुक द प्रिंस एंड द 26 चैप्टर डिवाइडेड इनटू द 3 पार्ट्स। 3 पार्ट कौन से? मोनार्की, आर्मी और पॉलिटिकल थॉट। यहां तक दोस्तों आज हमने कवर किया। अब जो आर्मी की बात करते हैं कि मैकेवली पहले वो व्यक्ति थे जिन्होंने अपने राजा को किराए की आर्मी से दूर रहने के लिए कहा। उसने राजा को बोला कि आप अपनी आर्मी बनाइए। इससे पहले जो राजा होते थे वो युद्ध के समय पे अपने नागरिकों को आर्मी की यूनिफॉर्म बना के युद्ध में लेके जाते थे और उनको उसका अलग से पैसा पे करते थे। परंतु इन्होंने कहा कि नहीं, आप अपने राज्य में एक परमानेंट आर्मी बनाइए और अपनी ही आर्मी बनाइए जिसको आप सैलरी पर रखिए।
ये आर्मी को लेके इनके विचार थे। ठीक है दोस्तों, तो इस प्रकार से अगली क्लास में हम लोग कवर करेंगे इनके मोनार्की को लेके क्या विचार थे, आर्मी को लेके क्या था, उनके पॉलिटिकल थॉट क्या थे। तीनों ही चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है मैकियावेली की, इन तीनों पे ही बहुत क्वेश्चंस आते हैं। अगली क्लास में हमारा मैकियावेली का टॉपिक कंटिन्यू करेंगे बहुत जल्दी। आपको सारे क्लास बैक टू बैक हम लोग अपलोड करने की कोशिश कर रहे हैं। कुछ टेक्निकल रीजन की वजह से हमारी कुछ क्लासों में डिले हो गया, कुछ समय लग गया, परंतु आगे से हम लोग कोशिश करेंगे उनको जल्दी से जल्दी कवर अप करें। थैंक यू सो मच दोस्तों, मिलते हैं अगली क्लास में। जय हिंद।